हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो चार लंगोटिया यारों की जबरदस्त दोस्ती की एक मनोरंजक कहानी है। कहानी की शुरुआत होती है एक होम वीडियो से जिसमें चार लड़के अपने बचपन का भरपूर मजा ले रहे हैं। चारों मिलकर अपना एक किला बना रहे हैं, फोर्ट कूपर, जो एक ट्री हाउस है। हाई स्कूल से पास होने पर टॉम, डैन और जेरी बिली को अलविदा कहते हैं, जो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने के लिए निकल पड़ा है। वो अपना रास्ता न भटक जाए, इसलिए जेरी उसे अपने बचपन का कंपास देता है। यहाँ से कहानी 10 साल आगे बढ़ती है। टॉम उम्र से बड़ा हुआ है लेकिन दिमाग से नहीं। जेरी कॉर्पोरेट की दुनिया का हिस्सा बन चुका है और काम के बाद सर्फिंग के लिए जाता है, जो उसका असली जुनून है। काम के बाद वो जब घर पहुंचता है तो उसकी गर्लफ्रेंड डेनिस उसका बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। वो अपनी एनिवर्सरी भूल गया था, जिसके कारण उसकी और डेनिस की जमकर बहस होती है। तभी अचानक उसकी माँ का फोन आता है। छुटकू डैन अब एक डॉक्टर बन चुका है, एक सफल डॉक्टर जिसकी क्लिनिक पर फोन आता है और जेरी उसे बिली की मौत के बारे में बताता है। वो दोनों उसके अंतिम संस्कार पर जाने का निर्णय लेते हैं। अंतिम संस्कार पर बहुत से लोग पहुंचते हैं जो बिली की मौत से बहुत सदमे में हैं और उसकी उपलब्धियों की चर्चा करते हैं। इतने गंभीर वातावरण को चीरता हुआ टॉम अपनी मोटरसाइकिल पर वहां पहुंच जाता है। इतना ही नहीं, वो जोर जोर से जानना चाहता है कि क्या वो सही जगह पर पहुंचा है। आखिरकार जेरी उसे चुप करवाता है। अंतिम संस्कार के बाद वो तीनों फोर्ट कूपर जाते हैं, अपने ट्री हाउस पर, अपने बचपन की यादों को ताजा करने। वहां वो अपने बचपन के हीरो डीबी कूपर को याद करते हैं, अमेरिकी लोक कथा का हीरो, जो 1971 में 2 लाख की फिरौती लेकर एक चलते प्लेन से पैराशूट के जरिए कूद गया और उसका आज तक पता नहीं चला। ट्री हाउस में जेरी को डीबी कूपर वाला संदूक मिलता है, जिसे खोलने पर उन्हें पता चलता है कि बिली वहां आता रहता था और उसमें चीजें जोड़ता रहता था। संदूक में बिली द्वारा बनाया गया एक मैप है जिसमें उसके अनुसार डीबी कूपर कहां लैंड किया था उस पोजीशन को दिखाया गया है। जेरी को एहसास होता है कि बिली उनके साथ वो यात्रा लेना चाहता था, लेकिन अपनी व्यस्त जिंदगी में उलझने के कारण वो कभी मिल ही नहीं पाए। जेरी प्रस्ताव रखता है कि बिली की याद में उन्हें वो यात्रा लेनी चाहिए। जिम्मेदार डॉक्टर डैन इसके खिलाफ है। जेरी उसे समझाता है कि शायद ये उनके पास आखिरी मौका है। काफी नौटंकी करने के बाद आखिर डैन मान ही जाता है। कहीं वो अपनी बात से मुकर न जाए, इसलिए बाकी के दोनों उसे खून से प्रतिज्ञा लेने के लिए कहते हैं, बचपन की तरह। अगली बार हम उन्हें सड़क पर देखते हैं, ओरेगन की तरफ बढ़ते हुए डीबी कूपर के खजाने की खोज में। रास्ते में वो एक छोटे से शहर में रुकते हैं राशन और बोट के लिए। जेरी डेनिस को कॉल करने के लिए फोन ढूंढता है तो डैन उसे अपना नया सैटेलाइट फोन दिखाता है। घर ना लौटने की वजह को बताते हुए जेरी डेनिस से कहता है कि वो डीबी कूपर का खजाना ढूंढने जा रहे हैं, जिससे सुनकर वो बहुत नाराज होती है। वो वहां से निकलने ही वाले होते हैं जब शेरिफ ब्रिग्स उन्हें रोकता है। वो जानना चाहता है कि वो 3 शहरी वहां क्या कर रहे हैं। नादान डैन उसे अपना प्लान बताने ही वाला होता है जब जेरी उसे रोक देता है और शेरिफ को मनगढ़ंत कहानी सुना देता है। शेरिफ उन्हें जंगल के खतरों से सावधान करता है और टॉम उसे बताता है कि वो एक प्रशिक्षित राफ्टर है। तीनों बेबाक आगे बढ़ते हैं और एक लोकल आदमी से उसकी कनू किराए पर ले लेते हैं। वो टॉम से उसके प्रशिक्षण के बारे में पूछता है और टॉम उसे लपेटने लगता है। इसी के साथ उनकी जंगल के बीचों बीच नदी की यात्रा शुरू हो जाती है। बिली के मैप के मार्गदर्शन में अंधेरा होने पर डैन आग जलाने की अपनी तकनीक दिखाना चाहता है। अंगारों को देख टॉम उसमें शराब का कुल्ला छोड़ देता है, जिससे अंगारे दहक पड़ते हैं। आग के इर्द गिर्द बैठे हुए टॉम बताता है कि किस तरह मोटरसाइकिल्स बेचकर वो ढेरों पैसा कमाता है। जेरी बताता है कि वो शादी के बंधन में बंध कर परिवार बसाने की बजाय सर्फिंग करना पसंद करेगा। अपने दोस्त बिली को याद कर और डैन की एक्स गर्लफ्रेंड के किस्से सुनने के बाद वो लोग डिनर के लिए तैयार होते हैं, लेकिन पैक डिनर को देख के टॉम का कुछ और ही प्लान बन जाता है। वो मच्छी पकड़ना चाहता है। टॉम बताता है कि वो फ्लैशलाइट की मदद से अपने हाथ से मच्छी पकड़ सकता है, जिसे सुनकर डैन $1,00,000 और टॉम की कोई भी मनपसंद चीज की शर्त लगा बैठता है। टॉम एक बार नहीं कई बार मछलियों को अपने हाथ से पकड़कर दिखा देता है, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। इतनी आवाजें सुनकर एक भालू वहां आ जाता है। चुटकू डैन को अपना बच्चा समझकर भालू उसको अपने साथ ले जाता है। डैन को वहां छोड़कर भालू खाना लाने जाता है और वो तीनों दौड़कर पेड़ पर चढ़ जाते हैं। वो तीनों रात भर पेड़ से चिपके रहते हैं और नीचे भालू उनकी चीजों को टटोलता है
और जिसमें डैन का सैटेलाइट फोन भी है। अगले दिन सुबह तेज धमाका सुनकर भालू वहां से चला जाता है। ये धमाका डेनिस और एलवुड ने किया था, जो डायनामाइट की मदद से मछलियां पकड़ रहे हैं। उन दोनों गवारों को देख डैन दूसरी तरफ निकलने के लिए कहता है, जिसकी वजह से वो बिली के मैप का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस कर देते हैं। फटेहाल मैप को पढ़ टॉम उन्हें आश्वासन दिलाता है कि वो सही दिशा में चल रहे हैं। कुछ ही देर में नतीजा उनके सामने होता है जब उनकी कनू पलट जाती है। यहाँ जेरी की सर्फिंग स्किल्स काम में आती हैं और वो डैन को बचा लेता है और तभी वो तीनों आसमान से गिरकर खजूर में लटक जाते हैं। कनू नष्ट हो जाती है और उन्हें पता चलता है कि टॉम जिस राफ्टिंग के एक्सपीरियंस की बात कर रहा था वो एक वाटर पार्क का एक्सपीरियंस था। टॉम गलत दिशा में चलने का भांडा डैन के सर फोड़ देता है। डैन ये मानने को तैयार नहीं है और वो कहता है कि जेरी उनका नेविगेटर था। जेरी कहता है कि भालू ने मैप फाड़ दिया था, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तंग आकर डैन वहां से जाना चाहता है, लेकिन टॉम उसे बताता है कि वो चाहकर भी झरने पर चढ़ नहीं सकता। तभी एक आशा की उम्मीद जागती है, क्योंकि जेरी को बिली का कंपास मिल जाता है और तभी उसे एहसास होता है कि कंपास तो मिल गया, लेकिन मैप कहाँ है। वहां खड़े रहकर तो वो कहीं पहुंच नहीं सकते थे, इसलिए वो तीनों एक दिशा में चलना शुरू करते हैं और आगे जाकर उन्हें एक छोटी सी बस्ती नजर आती है और पास जाने पर उन्हें एहसास होता है कि ये डेनिस और एलवुड की बस्ती है। ये एहसास होते ही वो वहां से निकलना चाहते हैं, लेकिन आवाज से डेनिस और एलवुड चौकन्ना हो जाते हैं। वो पास के एक कमरे में छुप जाते हैं और वहां उन्हें दिखाई देता है गांजे का भंडार, जिसकी अवैध खेती डेनिस और एलवुड करते हैं। अब वो एक पल भी वहां रुकना नहीं चाहते, लेकिन तभी कुत्ते उन पर भौंकना शुरू कर देते हैं, जिसे सुनते ही डेनिस और एलवुड उस दिशा में गोलियों की बरसात कर देते हैं। गोलियों की आवाज सुनते ही वो दुम दबाकर वहां से भागते हैं और गांजे के खेत में घुस जाते हैं। खेत में तारे लगी हैं, जिनके खींचने से फ्लेयर्स छूट जाते हैं और ऐसा ही एक फ्लेयर नीचे गिरते हुए गांजे के पौधे को जला देता है, जिससे संपूर्ण वातावरण में गांजे की महक दौड़ पड़ती है। डेनिस और एलवुड ने अपना मुंह ढक रखा होता है, लेकिन वो तीनों धुएं को पूरी तरह से निगल लेते हैं। दौड़ते दौड़ते अब उन्हें बचपन वाला बिली भी नजर आता है और वो बहुत खुश लगते हैं और खुशी के मारे पानी में जा गिरते हैं। पानी में गिरते ही उनके होश ठिकाने आ जाते हैं और वो पानी के पौधों के तने को स्नॉर्कल बनाकर पानी के नीचे बैठ जाते हैं। डैन के स्नॉर्कल में कीड़ा घुस जाता है और वो एक बुलबुला छोड़ देता है, जिसे देखते ही एलवुड चौकन्ना हो जाता है, लेकिन डेनिस उसे गोली चलाने से रोक देता है। उसके मुताबिक वो एक मेंढक है। पांव फटती वो उस जगह से जितना दूर हो सकता है निकलने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ अपने पूरे खेत को नष्ट हुआ देखकर डेनिस पागल हो जाता है। इससे पहले कि उनके अवैध खेतों की खबर किसी को पहुंचे, डेनिस उन तीनों को खत्म करना चाहता है। एलवुड भी उसके साथ है और वो दोनों पूरी तरह से लैस हो जाते हैं उन तीनों का शिकार करने के लिए। डॉक्टर डैन टॉम के जख्मों की सफाई करता है और जेरी उनसे माफी मांगता है उन्हें इस ट्रिप पर लाने के लिए। जेरी कहता है कि वहां से निकलते ही मोटरसाइकिल डीलर टॉम को उन्हें पार्टी देनी चाहिए। अब टॉम बताता है कि वो सब फेंक रहा था, उसके पास कोई पैसे नहीं हैं, उसे जुए की लत है और उसके ऊपर बहुत बड़ी उधारी है। इन सब खुलासों के बीच अचानक से डैन का फोन बजने लगता है। वो तीनों फोन रिंग की तरफ दौड़ते हैं और उन्हें वहां भालू मिलता है। कुछ ही देर में डेनिस और एलवुड को उनके पैरों के निशान भी मिल जाते हैं। जंगल के बड़े बड़े पेड़ों के बीच फंसे हुए उन्हें कुछ नजर नहीं आता और टॉम एक पेड़ पर चढ़ जाता है। उस ऊंचाई से अपनी दूरबीन से निरीक्षण करते हुए उसे स्वर्ग नजर आता है, जहां दो अप्सराएं नहा रही हैं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, लेकिन वो तीनों उस दिशा में चल पड़ते हैं और कुछ ही देर में स्वर्ग के नीचे पहुंच जाते हैं, जहां ट्री हाउस पर दो अप्सराएं बटरफ्लाई और फ्लावर अपना घर बनाकर बैठी हैं। दोनों लड़कियां उन्हें ऊपर बुला लेती हैं और उनकी बहुत खातिर करती हैं, यहाँ तक कि उनके कपड़े भी धो देती हैं। डैन भालू की बेटी फ्लावर की तरफ आकर्षित हो जाता है। दूसरी तरफ बटरफ्लाई टॉम की थकान को दूर करने के लिए उसे मसाज देती है। जेरी उन्हें खुशखबरी देता है कि लड़कियों के पास रेडियो भी है, लेकिन तभी फ्लावर अपना नृत्य शुरू कर देती है। उसके मनमोहक नृत्य के बाद जेरी फिर से एक बार उनसे रेडियो के बारे में पूछता है और बटरफ्लाई अपने पैरों से उसे रेडियो पकड़ा देती है। जेरी मदद की गुहार लगाता है और फ्लावर उस जगह का पता बता देती है। दूसरी तरफ की दयालु आवाज डेनिस की है, जो उन्हें मदद का आश्वासन देता है। तीनों दोस्त ये जानकर बहुत
खुश होते हैं कि कोई उन्हें बचाने आ रहा है। इतनी खातिरदारी के बाद डैन को वॉशरूम जाना है और लड़कियां उसे एक पेपर का लिफाफा पकड़ा देती हैं, जिसे देखकर डैन अपना इरादा बदल देता है। तभी उन्हें नीचे चहल पहल महसूस होती है और डेनिस और एलवुड उनके पेड़ के नीचे खड़े होते हैं, जिनके हाथ में एक चेन सॉ है, जिससे वो पेड़ को काटना शुरू कर देते हैं। जेरी का दिमाग तेजी से दौड़ने लगता है और वो कहता है कि वो पेड़ की दूसरी तरफ से उतर कर जिप लाइन बांध देगा। टॉम उसे रोकता है और कहता है कि वो इस काम में माहिर है। तभी बटरफ्लाई अपने पेपर बैग वाले बॉम्ब्स को बाहर निकालती है, जिसमें वो दोनों लड़कियां अपना मल जमा करती हैं। डेनिस और एलवुड पर मल बम गिरने शुरू हो जाते हैं और मौका पाते ही जेरी और डैन वहां से निकल लेते हैं। जिपलाइन पर चढ़ने से पहले डैन को फ्लावर से गुड बाय गिफ्ट भी मिलता है। नीचे उतरकर वो तीनों डेनिस की एटीवी चुरा लेते हैं। डेनिस और एलवुड की एटीवी में उनका पीछा करते हैं। भागते भागते उनकी एटीवी नदी में जा गिरती है और वो तीनों तैरकर एक सुरक्षित जगह पर पहुंच जाते हैं। अब डैन के सबर का बांध टूट जाता है और वो अपने हाथ खड़े कर देता है। टॉम और जेरी उसे मजबूत होने को कहते हैं। वो कहते हैं कि वो मानसिक रूप से दुर्बल है। इन बातों का डैन पर कोई असर नहीं होता और वो वहां से निकलना चाहता है और तभी बरसात शुरू हो जाती है। नंग धड़ंग उन तीनों के बहुत जल्द ठंड से मरने के आसार दिखने लगते हैं। डॉक्टर डैन उन्हें कहता है कि अगर उन्हें बचना है तो उन्हें एक साथ चिपक कर रहना होगा जिस्म की गर्मी के लिए। उसका सुझाव सुनते ही जेरी कांप उठता है, लेकिन मरता क्या न करता वो तीनों चिपक कर एक गुफा में घुस जाते हैं। वहां चिपक कर सोने की कोशिश करते हुए जेरी को फ्लावर के नाच की याद आती है, नृत्य की, जिसे याद कर डैन उत्तेजित हो जाता है और टॉम उसकी उत्तेजना को महसूस कर उछल पड़ता है और तभी गुफा में एक बंदूकधारी दाखिल होता है। वो उन तीनों को अपने साथ चलने के लिए कहता है और उन्हें अपने कैबिन में ले जाता है। वहां आग जलाकर वो उन्हें ठंड से बचाता है और आश्वासित करता है कि वो उनकी मदद करेगा। वहां जेरी को कुछ पुराने मैप नजर आते हैं और उसे लगता है कि वो आदमी डीबी कूपर है और वो उसे बताता है कि वो वहां उसका खजाना ढूंढने ही आए थे। बंदूकधारी उन्हें कपड़े देता है और उससे उनकी कहानी दिलचस्प लगती है। उनका पीछा करते करते डेनिस और एलवुड गुफा तक भी पहुंच जाते हैं। कैबिन में बंदूकधारी बताता है कि उसका नाम डेल है और वो डीबी कूपर का एक घनिष्ठ मित्र था। वो डीबी कूपर के उतरने पर उससे जंगल में मिलने वाला था और वहां से उन दोनों के भागने का प्लान था, लेकिन एक अंधेरी के चलते वो अपने दोस्त से कभी मिल नहीं पाया और 30 सालों से उसका वहां पर इंतजार कर रहा है। 30 साल वहां गुजारने के बाद उसका निष्कर्ष ये है कि किसी को भी अपनी जिंदगी में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। उसके अनुसार पैसे को खोने पर दोबारा पाया जा सकता है, लेकिन समय एक बार हाथ से निकल गया तो दोबारा वापस नहीं आता। सुबह उन्हें डेल के गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट की महक उठा देती है और जेरी बाहर ताजी हवा लेने जाता है, जहां उसे डैन के फोन की रिंग सुनाई देती है। इस बार बालू आ नहीं है, लेकिन बालू की पॉटी जिसमें फोन गिरा पड़ा है। फोन हाथ लगते ही वो डेनिस को फोन लगाता है, जिसने उसकी आंसरिंग मशीन का मैसेज बदल दिया है, यानी कि डेनिस ने उससे ब्रेकअप कर लिया है। अभी वो अपना रोना ही शुरू करता है कि डेनिस और एलवुड उनके कैबिन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। डेल उन तीनों को वहां से सुरक्षित निकलने का रास्ता बताता है और खुद कैबिन के बाहर आकर डेनिस और एलवुड का सामना करता है और उन दोनों को मुंह तोड़ जवाब भी देता है। दूसरी तरफ मैग्नेटिक हिल्स की वजह से उन तीनों का कंपास ठीक से काम नहीं करता। जेरी कहता है कि अगर ऐसा उनके साथ हो रहा है तो शायद यही डीबी कूपर के साथ भी हुआ होगा। उसका इतना कहना ही था कि वो तीनों एक गड्ढे में गिर जाते हैं, जहां उन्हें डीबी कूपर का कंकाल मिलता है। डॉक्टर डैन के अनुसार गिरने पर उसकी टांगें टूट गई थी, इसलिए वो दुबककर उस गड्ढे में बैठ गया था और क्योंकि उस रात अंधेरी चल रही थी, वो गड्ढा ढक गया था और डेल अपने दोस्त तक पहुंच नहीं पाया। लेकिन उन्हें वहां डीबी कूपर का खजाना नहीं मिलता, क्योंकि अपने आप को गर्म रखने के लिए उसने नोटों को जला दिया था। उसका ये अंजाम देखकर जेरी कहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा धन समय है, जिसे कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए और जीवन को पूरी तरह से जीना चाहिए। वो बिल्ली के संदूक का सामान वहीं छोड़कर वहां से निकलने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। वहां से निकलने का रास्ता एक संकरी सुरंग है, जिसमें
छुटकू डैन ही फिट हो सकता है। सुरंग में रेंगते हुए डैन घबरा जाता है और टॉम और जेरी उसे आश्वासन देने के लिए गाना गाना शुरू कर देते हैं। उनका गाना डेनिस और एलवुड सुन लेते हैं। वो दोनों गाने की आवाज की तरफ बढ़ते हैं और उस गड्ढे के मुंह पर आकर खड़े हो जाते हैं। सुरंग से रेंगते हुए डैन उनके पीछे से बाहर निकल आता है। डेनिस और एलवुड टॉम और जेरी का गाना गाना शुरू कर देते हैं, जिसे सुनकर वो दोनों भी गड्ढे के मुंह पर आ जाते हैं। एलवुड गड्ढे में ग्रेनेड फेंकने ही वाला होता है जब डैन पीछे से आकर उन दोनों को धक्का मार देता है। नीचे उन चारों में हाथापाई शुरू हो जाती है और डैन ऊपर से ग्रेनेड फेंकने का मशवरा देता है, जिसे सुनते ही चारों के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद वो बंदूक इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके लिए बहुत भारी है। नीचे किसी तरह टॉम और जेरी डेनिस और एलवुड पर हावी हो जाते हैं और तभी शेरिफ ब्रिग्स वहां पहुंच जाता है। जान बचे तो लाखों पाए वो दोनों गड्ढे से बाहर आ जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि शेरिफ ब्रिग्स डेनिस और एलवुड का बॉस है। तीनों बदमाश उन्हें खाई की तरफ बढ़ने को कहते हैं और तभी डैन बताता है कि वो ग्रेनेड अभी भी उसके पास है। डैन जेरी को ग्रेनेड थमा देता है, जो शेरिफ को बातों में उलझाने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। पास पहुंचकर वो उन्हें ग्रेनेड दिखाता है और उसका पिल निकालने की धमकी देता है। तभी एलवुड उसके पेट में बंदूक दे मारता है और ग्रेनेड उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। ग्रेनेड के पीछे पीछे जेरी भी जमीन पर गिरता है और ग्रेनेड को उठाकर तीनों बदमाशों की तरफ फेंक देता है। तीनों बदमाश ग्रेनेड से तो बच जाते हैं, लेकिन उसके धमाके से जो पेड़ गिरता है उससे नहीं बच पाते। वो तीनों बदमाश पकड़े जाते हैं और टॉम, जेरी और डैन हीरो बन जाते हैं। इन सब के बीच डेल वहां पहुंचता है और उनकी तरफ एक बैग फेंकता है। वो बताता है कि उसने जंगल को छोड़ दुनिया घूमने का निर्णय किया है और अपने दोस्त डीबी कूपर का एक स्मारक भी बनाएगा। बैग को खोलने पर उन्हें डीबी कूपर का पैराशूट मिलता है, जिसके अंदर पैसे छुपे हुए हैं। कूपर ने अपने हिस्से के पैसों को आग लगाई थी, अपने दोस्त के हिस्से में नहीं। टॉम कहता है कि उन्हें उस पैसे को आपस में बराबर बांट लेना चाहिए, लेकिन डैन और जेरी वो पैसा उसे देना चाहते हैं, जिससे कि उसकी सभी उधारी उतर जाए। डैन मजाक में उसे याद दिलाता है कि वो उससे $1,00,000 की शर्त भी हारा था। टॉम कहता है कि शर्त में और भी कुछ था, जो वो डैन से फिर कभी वसूल कर लेगा। डेनिस की आंसरिंग मशीन पर एक नया मैसेज बजता है और जेरी उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है और डेनिस उसके प्रस्ताव को मान लेती है। दूसरी तरफ फोर्ट कूपर में डैन और फ्लावर अपना आशियाना बसा लेते हैं। टॉम डीबी कूपर के पैसे से अपने जुए के उधार उतार देता है, लेकिन उसकी लंबी लंबी फेंकने की आदत अब भी नहीं छूटती।